हेलो एवरीवन, चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं बॉन्डिंग का नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हमें पढ़ना है कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कोवैलेंट नाम से क्लियर है कि यहाँ जो कुछ बॉन्ड बन रहा होगा, को मतलब क्या होता है, शेयरिंग। तो आपको क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग। तो सिंपल सा कहता है कि वैसा बॉन्ड जो कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दैट इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए एक एक करके पहले एग्जांपल्स लेते हैं ताकि वो हमें अच्छे से क्लियर हो। पहला हम एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल, सबसे आसान, सबसे छोटा। आपने पढ़ रखा है कि हाइड्रोजन के बाहर में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1। तो एक ही मेरा बाहर में इलेक्ट्रॉन है, तो यही जाएगा बॉन्ड में। और आपको हाइड्रोजन के विषय में ये भी पता होगा कि हाइड्रोजन क्या बनाता है, डबलेट। तो ये इसका एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया और ये हाइड्रोजन इसके इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। क्या दिखाई दिया हमें कि इस हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड बना। तो ये जो एक बॉन्ड बना, ये कैसा रिप्रेजेंट करेगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्या रिप्रेजेंट किया मेरा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हमेशा याद रखेंगे ये सब कंसेप्ट आपको आगे चल के खासकर ऑर्गेनिक में बड़ा काम आएगा कि एक बॉन्ड बनाने के लिए वहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, 2। इसलिए हम आपको समझेंगे आगे चल के कटायन, आनायन और फ्री रेडिकल का जो कंसेप्ट है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कहेगा देन बॉन्ड पेयर अगर कहेगा कहीं निकालने के लिए, तो बॉन्ड पेयर बताओ, जितना बॉन्ड बनेगा उतना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड पेयर अगर कहीं कहेगा तो इसके केस में कितना बॉन्ड पेयर हो गया, 1 बॉन्ड पेयर। ये किसके बराबर, ये कह सकते हो नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर। जितना बॉन्ड बनेगा उतना बॉन्ड पेयर। तो इसके केस में कितना बॉन्ड पेयर, 1 बॉन्ड पेयर। क्लियर है। अब आते हैं दूसरा एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हमने लिया Cl2 मॉलिक्यूल का। तो Cl2 मॉलिक्यूल में क्लोरीन एटम को देखोगे, एटॉमिक नंबर 17 कैसे लिखते हैं, 287। यहाँ पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं 7। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे एक क्लोरीन है। गौर से देखो, दोनों क्लोरीन के बाहर में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन मेरे 7 हैं। तो क्या करेगा, अब यहाँ पे ऑक्टेट पूरा होगा। यहाँ पे क्या पूरा होगा, ऑक्टेट। क्यों ऑक्टेट, क्योंकि आपको हमने सिखा रखा है आखिर बॉन्डिंग बनता क्यों है। तो केवल हाइड्रोजन के केस में वो हीलियम जैसा बनना चाहता था, यानी डबलेट। बाकी सब जितना भी एलिमेंट है वो क्या बनाना चाहता था, इनर्ट गैस जैसा। इनर्ट गैस के बाहर में कन्फिग्रेशन कैसा रहता है, 8 इलेक्ट्रॉन का, यानी ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा। तो गौर से देखो, इस क्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस क्लोरीन ने इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। क्या दिखाई दिया हमें, दोनों क्लोरीन के बीच एक एक बॉन्ड बना, फिर वही सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर है। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरा, गौर से देखो, चूंकि क्लोरीन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 में से एक चला गया बॉन्ड में, तो 6 अभी भी यहाँ बचा हुआ है। तो कहता है वैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कौन सा इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैसा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उसे हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो लोन पेयर हमने किसको कहा, बोलो फिर से, सच पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो जोड़ा के फॉर्म में बॉन्ड में भाग नहीं लेगा। तो फिर से देखो, 7 में से एक चला गया, बचा कितना, 6 में यानी कितना पेयर, 3 पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर कितने हो गए, ये हो गए मेरे 3 लोन पेयर। और अगर यहाँ पे भी अगर हमसे बॉन्ड पेयर पूछता है, तो बॉन्ड पेयर अगर यहाँ कहेगा तो हम कितना कहेंगे, चूंकि एक बॉन्ड बन रखा है तो एक बॉन्ड पेयर होगा, चूंकि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है कंसेप्ट। तो यहाँ पे ये सिंपल सा कंसेप्ट था कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, सबसे पहले याद रखिएगा, वैसा बॉन्ड जो कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना, तो हमने केवल अभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड देखा। अब हम डबल देखेंगे, ट्रिपल देखेंगे। यहाँ पे दोनों अभी एटम्स सेम लिए हैं, अब डिफरेंट एटम्स के बीच भी देखेंगे। तो कम से कम इतना समझ में आया व्हाट इज बॉन्ड पेयर एंड व्हाट इज लोन पेयर। तो आगे भी हम लोग निकालते जाएंगे, अभी हम लोग ढेर सारा निकालेंगे, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे कोवैलेंसी भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, 2 मॉलिक्यूल अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना,
8। कैसे लिखते हैं 2 और 6, बाहर में इलेक्ट्रॉन देखो कितना है 6, तो इस ऑक्सीजन के बाहर में भी 6 है, इस ऑक्सीजन के बाहर में भी 6 है, तो गौर से देखो 6 है इसके पास, तो ऑफ कोर्स ये क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए 2 का शेयरिंग करेगा, तो ये भी इधर से इसका 2 शेयर करेगा और ये भी इधर से इसका 2 शेयर करेगा। तो अब हमें क्या दिखाई दिया कि दोनों ऑक्सीजन के बीच, गौर से देखिएगा, दोनों ऑक्सीजन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन इधर से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से क्या बना, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। ये कैसा हो गया मेरा, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब जब डबल कोवैलेंट बॉन्ड बना तो यहाँ पे जब आपसे पूछेगा कि बताओ बॉन्ड पेयर कितना, तो बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ बॉन्ड के बराबर, जैसे चेक कर लो, 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड पेयर हो गए। क्लियर है, बॉन्ड में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कितने हो गए, तो क्लियर है कंसेप्ट। अब आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच रखे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बच रखे हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि एक ऑक्सीजन पे कितना लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन पे, पूरे मॉलिक्यूल की मैंने बात कर रहा हूं, तो एक ऑक्सीजन पे यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हैं 2, तो अगर पूछेगा हमसे टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन O2, तो ये कितना हो जाएगा 4, एक पे 2 है तो दोनों पे कितना हो गया, 2 मिला दो, टोटल कितने हो गए 4। तो जैसा क्वेश्चन कहेगा उसके अनुसार से हम सोचेंगे। अब आइए आगे, ये तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है। अब हम लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड की बात आती है। N2 मॉलिक्यूल को देखो, बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 7, कैसे लिखते हैं 2 और 5, बाहर में इलेक्ट्रॉन है कितना 5, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब यहाँ 5 है तो ऑफ कोर्स ये बॉन्ड बनाने, ऑक्टेट बनाने के लिए कितने से शेयर करेगा, ये ऑफ कोर्स 3 का शेयरिंग करेगा। तो गौर से देखो, इधर का भी नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इसका 3 शेयर किया, ये इसका 3 शेयर किया, तो अब जब 3 का शेयरिंग हुआ तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रखा है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन बच रखा है, तो यहाँ हमसे अब अगर पूछेगा बॉन्ड पेयर, तो देख के बोलो कितना बॉन्ड 3, तो बॉन्ड पेयर भी कितने हो गए 3। और लोन पेयर की बात करोगे तो यहाँ एक, तो टोटल लोन पेयर कितना 2, और अगर एक नाइट्रोजन पे कहेगा तो लोन पेयर कितना होगा 1। ओके, चलिए हम लोग आते हैं अब नेक्स्ट और अब ज़्यादा एग्जाम्पल लेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं कुछ एक ऐसे एग्जाम्पल्स के बीच जो कि हेट्रोएटॉमिक है, मतलब उसमें एटम्स हमारे कैसे डिफरेंट। जैसे यहाँ देखो HCl में, तो HCl मॉलिक्यूल की बात करोगे, हमने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल लिख रखा है जो आपके कॉमन हर बुक्स में मिलेंगे आपको ये सब एग्जाम्पल। तो HCl मॉलिक्यूल है, देखो अब है कि इसमें सेंट्रल एटम हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा। तो सेंट्रल एटम डिसाइड करने के लिए हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो वहाँ सारा रूल रेगुलेशन सारा पढ़ेंगे। अभी सुन लो, हाइड्रोजन एटम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। पहला एक चीज याद रखना, हाइड्रोजन एटम कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होता है। और दूसरा चीज, जैसे यहाँ पे तो चलो एक हाइड्रोजन है एक क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन को हटा दिया तो क्लोरीन हो गया, लेकिन कहीं पर हाइड्रोजन को छोड़कर जो दूसरा होगा तो कैसे सोचोगे, सुनो यहाँ, जिसका नंबर कम हो, अभी सिंपल स्ट्रक्चर के लिए जिसका नंबर कम हो वो मेरा क्या होगा, सेंट्रल एटम। तो चलो यहाँ पे देख लो, NH3 में सेंट्रल एटम कौन, नाइट्रोजन, H2O में सेंट्रल एटम कौन, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम नहीं होता है तो यहाँ पे कौन, क्लोरीन। बस इतना अभी समझो, आगे हम लोग जब लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बड़े डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहाँ हम बताएंगे कैसे हम सेंट्रल एटम डिसाइड करते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे क्लोरीन मेरा सेंट्रल एटम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना 17, कैसे लिखते हैं 2 8 7, 7 मेरा क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 7 जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, गौर से देखो इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 1, और हाइड्रोजन जो आया, हाइड्रोजन के बाहर में भी कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। हाइड्रोजन जब इसका 1 शेयर किया तो इसका तो डबलेट पूरा हो गया, लेकिन जब क्लोरीन इसका 1 शेयर करेगा तो क्लोरीन का क्या पूरा होगा, ऑक्टेट। अब यहां देखो, ये जो मेरा HCl बना, इसको हम इधर लिख देते हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये जो मेरा HCl बना, इस HCl बनने के क्रम में इसका तो 1 ही इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन बचा रहा, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो यहाँ अब आपसे पूछता है बॉन्ड पेयर, तो इसमें बॉन्ड कितना बना है 1, यानी कि 1 बॉन्ड पेयर होगा। 1 बॉन्ड मतलब कितना इलेक्ट्रॉन 2। और लोन पेयर की बात करेगा तो लोन पेयर कितने हो जाएंगे 3 लोन पेयर, चूंकि
7 में से 1 गया बॉन्ड में, तो 3 लोन पेयर बचे हुए हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग NH3 के पीछे। तो NH3 मॉलिक्यूल में देखो सेंट्रल एटम आप ही बताओ, जो कम नंबर है तो हाइड्रोजन तो कभी सेंट्रल एटम होगा नहीं, यानी नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7, कैसे लिखेंगे इसे? 2 और 5 हो गए मेरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बताओ नाइट्रोजन में से गौर से देखो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 तो इसके पास रह गए। क्यों? क्योंकि एक एक किससे शेयर करेगा? हाइड्रोजन से शेयर करेगा। तो एक एक अगर हाइड्रोजन से ये शेयर कर लिया, तो हाइड्रोजन जैसे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, तो इसका क्या पूरा हो गया? डबलेट हाइड्रोजन का। अब ये नाइट्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन जब हाइड्रोजन का शेयर कर लेगा, तो इसका क्या पूरा हो जाएगा? ऑक्टेट। गौर से देखो यहाँ पे NH3 को जब हम गौर से देखेंगे, NH3 को जब हम गौर से देखेंगे तो नजर आया नाइट्रोजन का 3 इलेक्ट्रॉन एक एक हाइड्रोजन से चला गया, बचा कितना? 2, यानी 1 लोन पेयर। लोन पेयर मेरे कितने मिल गए? 1। अब हमसे अगर पूछेगा बॉन्ड पेयर बताओ, तो बॉन्ड पेयर हमने आपको सिखा रखा था, नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर बॉन्ड्स हैं कितने? 3। या फिर ऐसे देख लो, यहाँ एक बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक बॉन्ड पेयर वाला और यहाँ एक बॉन्ड पेयर वाला, यानी बॉन्ड पेयर वाला इलेक्ट्रॉन कितना? 3 बॉन्ड पेयर, इसीलिए तो 3 बॉन्ड बना रखा है। क्लियर है कंसेप्ट? कोवैलेंसी, देखो वैलेंसी तो खैर वैलेंसी था ही, हमने वैलेंसी क्या सिखाया था? किसी भी एटम का वो ताकत जिससे वो बॉन्ड बनाता था, यानी कंबाइनिंग कैपेसिटी। और हमने सबसे अच्छा आसानी से सिखाया था आपको कि नंबर ऑफ बॉन्ड देख लो, किसी भी एटम का जब वो किसी मॉलिक्यूल में जा रहा है तो वो कितना बॉन्ड बना रहा है, वही उसका वैलेंसी। अब चूंकि कोवैलेंसी की बात हो रही है, यानी वैलेंसी इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, यानी वो कोवैलेंट बॉन्ड में जितना नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है। तो चलो, यानी कह सकते हो ये चूंकि कोवैलेंट बॉन्ड में है, तो कोवैलेंट बॉन्ड में बॉन्ड कैसे बनता था? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो सिंपल सा कह सकते हो कोई भी एटम जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा? कोवैलेंसी। तो कह सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बाय एन एटम इन ए कोवैलेंट बॉन्ड, इन ए कोवैलेंट बॉन्ड, वो उसकी क्या कहलाएगी? कोवैलेंसी। चलो चेक करो, कह सकते हो कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन एटम इन O2, बताओ कितना था? चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता था, तो 2 बॉन्ड, ऑफ कोर्स इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 2। ऐसी कोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन एटम का निकाल लो, यही इस HCl में, तो देखो तो ये कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता था? ये अपने तरफ से 1 दिया था, तो 1 होगा। हाइड्रोजन की बात करोगे तो कितना हो जाएगा? 1। अब इसी तरह से अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से अगर हम नाइट्रोजन की बात करेंगे, कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन एटम इन N2, तो हमें कितना दिखा दिया था? ट्रिपल बॉन्ड, यानी एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग किया था, तो वहां पे इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। क्लियर है कंसेप्ट? यही अगर नाइट्रोजन आप NH3 में देख लो, तो अभी भी देखो NH3 में भी ये नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रहा है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3। और चेक करो ये कोवैलेंसी जो है उसके किसके बराबर है? उसके बॉन्ड फॉर्मेशन के बराबर है। तो याद रखना, वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी सब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के बराबर। बस इलेक्ट्रोवैलेंसी था वैलेंसी इन केस ऑफ आयनिक बॉन्ड, और कोवैलेंसी है वैलेंसी इन केस ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो शायद यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा लोन पेयर, बॉन्ड पेयर और कोवैलेंसी। क्लियर है? अब हम आते हैं इसके कुछ एक प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। ये बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, जबकि हमने आयनिक बॉन्ड में आपको क्या बताया था? वो नॉन डायरेक्शनल था, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड में मैं कैसा कर रहा हूँ? ये डायरेक्शनल होता है। जैसे यहाँ देखो, जैसे मान लो हमने H और Cl की ही बात की थी, HCl में ही H और Cl की बात किया था, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स का ये जो ओवरलैपिंग हुआ था, ये बड़ा हम आसानी से दिखा दिए, बट यहाँ ऐसे नहीं होता है। यहाँ देखोगे, आगे चल के जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे इसका S आता है और यहाँ पे इसका P आता है। S का शेप इस तरह का होता है स्फेरिकल, और P का शेप आता
होता है इस तरह का डंबल, तो ये इस तरह से ओवरलैपिंग करता है। तो गौर से देखो यहाँ जो ओवरलैपिंग है एक्चुअल में, जब ओवरलैपिंग कर रहा है तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, तो जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगी। तो ये जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आने के पर ही मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो रही है। अगर मान लो ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, कभी ओवरलैपिंग होगा? नहीं। ओवरलैपिंग तभी होगा जब दोनों का क्या होगा, जस्ट एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तभी ओवरलैपिंग होगा। तो यही कहता है ओवरलैपिंग तभी होता है जब ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। तो यही कारण है कि कोवैलेंट बॉन्ड, चूंकि ओवरलैपिंग ऑफ आगे चल के पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के कारण होता है, तो वो ओवरलैपिंग कैसा होता है? डायरेक्शनल। क्लियर है? जबकि मेरा आयनिक बॉन्ड में कैसा था? नॉन डायरेक्शनल। अब दूसरा प्रॉपर्टी कहता है कि कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है, कोवैलेंट कंपाउंड हैविंग लोअर melting point and boiling point than the ionic compound, आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बात बताओ, हमने आपको क्या कहा था, आयनिक कंपाउंड में क्या था? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बांधने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा था। तो जितना ज़्यादा उसको बांध के रखेगा तो आपको उसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। तो किसका? आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ये ज़्यादा होगा। तो ऑफकोर्स क्या होगा? कोवैलेंट बॉन्ड में चूंकि उतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? कम होगी। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछ दिया कि आखिर सर ये बॉन्डिंग जब बनता है तो बॉन्ड लेंथ हम कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए, आप लोग के स्टैंडर्ड में तो वो ग्राफ नहीं पढ़ना है, बट हम आपको बता दें। देखो, वो जो काउज ऑफ बॉन्डिंग था, तो कहता है बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस फॉर increasing the stability of species। कोई भी स्पीसीज इसलिए बॉन्ड बनाता है ताकि वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या कर सके? बढ़ा सके। और जब बॉन्ड बना लेगा तो सर्टेन एक डिस्टेंस पे आके क्या होगा? रुक जाएगा। तो एक न्यूक्लियस से लेके दूसरे न्यूक्लियस तक की जो दूरी होती है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। समझाते हैं आपको। जैसे देखिए, होगा क्या? जैसे मान लो ये मेरा H2 मॉलिक्यूल है, तो H2 मॉलिक्यूल है, हमने आपको क्या बताया? H था, इधर से मान लो 2 H इधर से ऐसे ओवरलैप किया, तो ये मान लो इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड बना लिया। तो ये हम इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ओवरलैपिंग दिखाएं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ओवरलैप कर जाता। होता क्या है कि एक मान लो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन थोड़ा क्लोज ले लेते हैं, दूसरा मान लो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब गौर से देखो, इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक की जो दूरी होगी, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यही क्या कहलाता है? बॉन्ड। ये और करीब नहीं जा सकता है। कहोगे क्यों नहीं करीब जा सकता है? क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लो कोई 2 स्पीसीज है, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का इलेक्ट्रॉन, यहाँ का प्रोटॉन, यहाँ का प्रोटॉन। गौर से देखना, इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्रोटॉन का क्या होगा? अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रॉन का इस प्रोटॉन के साथ क्या होगा? अट्रैक्शन। लेकिन यहाँ क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो एक सर्टेन दूरी पे जाकर के वो रुक जाता है, वो उससे क्लोज नहीं जाता, क्योंकि जितना अट्रैक्शन होना था उतना हो गया। अब और क्लोज जाएगा तो क्या होने लगेगा? रिपल्सन। क्या होने लगेगा? रिपल्सन। इसी कंसेप्ट को ग्राफ पे प्लॉट किया गया है। गौर से देखो, यहां देखो, ये बताया गया है डिस्टेंस यानी आर हम लेते हैं, और इधर है मेरा पोटेंशियल एनर्जी। गौर से देखना, पोटेंशियल एनर्जी देखोगे इस तरह से आपको दिखेगा। कहीं हायर स्टडीज जब करोगे तो आपको इस तरह का एक ग्राफ मिलेगा। गौर से देखो, ये इसको टच करेंगे तो जहां पर टच कर जाएगा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। तो एक बात बताओ, पोटेंशियल एनर्जी 0 कब होगा? जब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यानी ये जो r होगा ये इनफाइनाइट होना चाहिए। तो बोलो कोई भी एटम के लिए इनफाइनाइट साइज कितना? एक बात बताओ, एटम का जो साइज हम लोग लेते हैं वो किस में देखते हैं? उसकी रेडियस को हम लोग एंगस्ट्रम में देखते हैं। आपको शायद पता हो, किसने कहा था? ये सबसे पहला थ्योरी जो था आपका रदरफोर्ड का थ्योरी, उसने बोला था एटम का साइज किस में देखते हैं? एंगस्ट्रम में। और न्यूक्लियस का साइज किस में देखते हैं?
यस, इसको देखते हैं हम लोग फर्मी मीटर में 10⁻⁻15 किसका, न्यूक्लियस का, और एटम का किसमें 10⁻⁻10। एक बात बताओ, तो ये कहाँ पे, अगर मान लो हम इसको 100 सेंटीमीटर, मान लो एक आध मीटर तो बहुत बड़ी चीज़ होगी, 100 सेंटीमीटर भी अगर दूर कर दें तो उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगी। किसी भी एटम के लिए कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि कोई एक दूसरे में कोई रिपल्सन नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो, तो यहाँ पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पे मेरा मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी दिखाई देगा ये मोस्ट स्टेबल होगा स्टेट। तो यही जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होगा, यहीं पे आके वो रुक गया होगा। तो गौर से देखो, जहाँ पे आके वो रुका होगा यही होगा मेरा बॉन्ड लेंथ, यही उस मॉलिक्यूल का क्या होगा, बॉन्ड लेंथ। फिर से देखो, जिस डिस्टेंस पे मेरा पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होगा, तो सबसे मिनिमम होगा कब, जब उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे जब ज़्यादा होगी तो मैक्सिमम स्टेबल होगा, और जब मैक्सिमम स्टेबल होगा तो उसी में जाके वो स्थिर होगा। और यही जो उसका जो लेंथ हम यहाँ से जो देख रहे हैं, इस न्यूक्लियस से जितना लेंथ देख रहे हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ क्या बताता है, इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक का दूरी जब वो मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में है, इसी को हमने क्या कहा, R0 या बॉन्ड लेंथ। शायद ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। क्लियर है ये कंसेप्ट, ये क्यों होता है, तो याद रखिएगा। ऑक्टेट थ्योरी भी आगे चल के फेल करेगा, मैक्सिमम केसेस में भी हम फेल कराएंगे। तो कोई ऑक्टेट वगैरह मानने को तैयार नहीं होता है, मैक्सिमम मॉलिक्यूल वगैरह, तो कहता है वो आखिर फिर भी बॉन्ड क्यों बनाता। तो याद रखिएगा, बॉन्ड में कोई रूल लागू हो या ना हो, बॉन्ड इसलिए बनता है कि वो क्या होना चाहता है, स्टेबल। और जब इस मैक्सिमम स्टेबल स्टेट में जाता है, उस वक्त जो जितनी डिस्टेंस होती है, दैट इज डिफाइंड एज इट्स बॉन्ड लेंथ। क्लियर है कंसेप्ट। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड पे। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड मेनली दो तरह का, एक आपको मिलेगा नॉन पोलर, यहाँ पे हमने लिख रखा है नॉन पोलर, और एक मिलेगा पोलर। ये टर्म को हम आपको समझाएंगे, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए, कहता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम एटम। सेम एटम होगा तो ऑफकोर्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सेम। जैसे यहाँ देखो क्लोरीन, तो क्लोरीन की केस में क्या होगा, जैसे अभी हमने देखा था, क्लोरीन के बीच क्या था, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना था। तो सिंगल बने या मल्टीपल बने, कहीं भी अगर दोनों एटम सेम है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो बीचों बीच में रहेगा। क्यों बीचों बीच में रहेगा, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, वो चूंकि दोनों का ताकत सेम है, तो ना तो ये इसको पुल करेगा ना तो ये इसको खींचेगा। दोनों एक दूसरे को ना तो पुल या पुश कोई करने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों का ताकत क्या है, सेम। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही नहीं होगा तो चार्ज कितना, 0। तो जब यहाँ पे चार्ज हमें 0 नजर आया, तो एक बात बताओ, अगर आपको कहीं पे चार्ज अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कभी भी आप इसको पोल नहीं कहोगे। ये जो मैग्नेटिक पोल का कंसेप्ट है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का कंसेप्ट है, क्यों, पॉजिटिव निगेटिव के कारण। तो जब यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं डेवलप किया तो ये क्या कहलाएगा, नॉन पोलर। तुम क्लियर करो कंसेप्ट। ये जो पोल का कंसेप्ट आया है कहाँ से है, वो मैग्नेट से आया है। चूंकि यहाँ पे दोनों पोल पे कोई चार्ज नहीं है तो ये मेरा कैसा कहलाया है, नॉन पोलर। यहाँ आ जाओ, यहाँ कहता है बिटवीन टू डिफरेंट एटम। जब मेरा बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच बनेगा तो वो कैसा होगा, पोलर। क्यों, क्योंकि उसके बीच क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस। जैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे HCl में, तो HCl में गौर से देखो होता क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एटम, ये जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम से ज़्यादा होता है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, तो ये आपको पीरियड टेबल में हम आपको कभी पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है किसी भी एटम का, मॉलिक्यूल का नहीं, किसी भी एटम का, जो करता क्या है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी ओर खींचता है। तो गौर से देखो, इसके और इसके बीच जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स थे कितने, 2। तो चूंकि यहाँ पे
क्लोरीन का ताकत ज़्यादा है तो ये बॉन्डेड शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन किधर पोलराइज कर गया, हल्का सा क्लोरीन की तरफ। तो जब क्लोरीन की तरफ ये पोलराइज कर गया तो हल्का सा यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पे कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो गौर से देखो तो अब यहाँ पे वही दिख रहा है कि एक पर निगेटिव और एक पे पॉजिटिव, तो ये कुछ पोल के जैसा नजर आया, और जब ये पोल के जैसा नजर आया तो ये क्या कहलाएगा, पोलर। क्लियर है कंसेप्ट? फिर से बोलिए, अगर ये दोनों एटम मेरा सेम था तो दोनों का ताकत सेम, इलेक्ट्रॉन बीचों बीच में है तो दोनों पे चार्ज कैसा, जीरो। अगर चार्ज जीरो है तो नॉन पोलर, और जैसे ही किसी एक का ताकत ज़्यादा हो गया तो इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो वहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो अब यहाँ चूंकि चार्ज डेवलप कर गया, सो दिस इज कॉल्ड पोलर। क्लियर है कंसेप्ट? चलिए, यहाँ पे आपका कोवैलेंट बॉन्ड खत्म होता है। अब हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड में, यानी डैटिव बॉन्ड में। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डैटिव बॉन्ड के भी नाम से जाना जाता है। देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड क्या था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम के बीच में इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता था। ये भी मान लो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन दिया, बट यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होता है लेकिन कोई एक ही एटम देगा। पढ़िए यहाँ पे क्या कहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम बट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर कंट्रीब्यूटेड बाय द सिंगल एटम। मतलब वो जो दो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के लिए आ रहा था उसको कोई एक ही एटम दिया। क्या किया, कोई एक ही एटम दिया। नहीं समझ में आता है, इसको हम एग्जांपल से आप समझाएंगे। तो यहाँ पे 2 पॉइंट और है। ये एक तरह का स्पेशल टाइप है, स्पेशल टाइप्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। स्पेशल टाइप ऑफ किसका है, कोवैलेंट बॉन्ड का, ठीक है। और दूसरा चीज कहता है कि इसमें 50% आयनिक कैरेक्टर होता है और 50% कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। तो ये याद रखिएगा कि इसमें दोनों कैरेक्टर है, कोवैलेंट बॉन्ड का भी कैरेक्टर है और आयनिक बॉन्ड का भी कैरेक्टर है। आयनिक का भी है और कोवैलेंट का है। क्या था, सिंगल एटम ही कंट्रीब्यूट करेगा, एक ही एटम 2 इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेगा, शेयर कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल में हमने ले लिया, जैसे NH4+ आयन है, तो ये आखिर कैसे बना होगा। अभी हम देखा था NH3 में क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड इस तरह से, और इसके पास एक लोन पेयर इस तरह से बचा, यानी ऑक्टेट बनने के बाद इसका 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है जिसको हमने क्या कहा था, लोन पेयर। बगल में एक H+ आयन आता है। अब बताओ, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, वो भी चला गया, तो इसको अब क्या चाहिए, कहीं भी स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये नाइट्रोजन इसको इस तरह से इलेक्ट्रॉन दे देता है, कहता है तुम शेयर कर लो, तुम शेयर करो, लेकिन अभी भी जब इसका ऑक्टेट काउंट करोगे तो ये इसी के साथ काउंट होगा। नहीं समझ में आता ये क्या हुआ, चलो पहले इसको अच्छे से समझते हैं। यहां देखो, जब ये NH3 था, इसने एक हाइड्रोजन इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। हमें पता है जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस और जो लेता है उस पर माइनस। तो चूंकि यहाँ प्लस था इसीलिए यहाँ पे कोई चार्ज खत्म हो गया, इसीलिए इस पूरे मॉलिक्यूल पे आपको इस तरह से प्लस चार्ज दिखाई देता है। ये कैसा दिखाई दिया, NH4+ के फॉर्म में, या इसको देखोगे इस तरह से लिखा रहता है, पूरे कंपाउंड पे आपको एक पॉजिटिव चार्ज। देखो बड़ा अजीब सा है ये वाला बॉन्ड। क्या हुआ, केवल ये नाइट्रोजन ने इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया, कहा कि शेयर कर लो, लेकिन जब काउंट करने की बात होगी, इस इलेक्ट्रॉन का काउंटिंग होगा, तो ये भी काउंट करेगा और ये भी काउंट करेगा। बड़ा अजीब सा रिलेशन है। देखो ऐसे मानो, जैसे मान लो कहीं कोई एक, जैसे मान लो स्टूडेंट है, कहीं जाके किसी हॉस्टल में रहता है, तो हॉस्टल में रहता है तो वो रूम क्या किया, उसने उससे रेंट पे लिया। तो वो रूम जब रेंट पे लिए तो वो जो हाउस ओनर होगा, अभी भी वो मकान किसका है, हाउस ओनर का, लेकिन चूंकि वो रूम रेंट पे तुम ले लिए हो तो कहोगे तो ये मेरा भी तो रूम है। तो वही वाली बात है, ये हाइड्रोजन इस 2 इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि हाँ वो मेरा भी इलेक्ट्रॉन, बट अभी भी ये इलेक्ट्रॉन पे मालिकाना हक किसका है, नाइट्रोजन का। वो रूम का मालिकाना हक किसका है, उस हाउस ओनर का। वो आपको रजिस्ट्री नहीं कर दिया, वो अभी भी काउंट करेगा कि वो उसी की प्रॉपर्टी है, लेकिन आपका भी काम पूरा हो रहा है। कैसे, आपको घर की जरूरत थी, घर मिल गया, वही सेम चीज है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत था, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया। इस तरह का जो बॉन्ड बनता है कि एक ही दिया और काम दोनों का हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। क्लियर है। अब कहता है ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये मेनली आपको मिलेगा कहां पे, लेविस एसिड एंड लेविस बेस। लेविस एसिड एंड लेविस बेस के इंट्रैक्शन में
इंट्रैक्शन में, क्योंकि देखो लेविस बेस हम किसे कहते हैं, जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे NH3 और BF3, ये मेरा लेविस एसिड है और ये मेरा लेविस बेस है। कहोगे कैसे, बताता हूं। यहां देखो, लोन पेयर जहां भी रिच रहे, मतलब एक्सेस, मतलब जहां भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है जिसके पास लोन पेयर है उसे हम कहते हैं लेविस बेस। और जहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए, जैसे ये BF3, क्या हुआ यहाँ पे, एक बात बताओ, बोरोन के बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन, तीन है, 3 और से बॉन्ड बनाया तो कितने पूरे हुए, 6। इसके पास ऑक्टेट पूरा नहीं है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को कहते हैं लेविस एसिड, और जिसके पास लोन पेयर होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच वाले को बेस कहते हैं और कम वाले को एसिड कहते हैं। वो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो गौर से देखो यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना इस लोन पेयर को इसको देगा, तो जब शेयरिंग करने के लिए देगा तो इसका भी ऑक्टेट पूरा होगा, यानी कि ये स्टेबल हो जाएगा कहीं जा करके। तो ये जाके जब स्टेबल हो जाएगा तो ये किसके बीच इंट्रैक्शन है, लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच यही इंट्रैक्शन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे ही याद रखोगे, उस मकान मालिक और किराएदार का रिलेशन, ये मेरा किराएदार है और ये मकान मालिक है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन पे मालिकाना हक है किसका, नाइट्रोजन का, और इसका भी काम पूरा हो रहा है, क्योंकि ये कहेगा ना कि मेरे पास रूम आ गया, मेरे को कमरा मिल गया, तो ये भी, इसका भी डबलेट पूरा हो रहा है और इसका भी ऑक्टेट ऑलरेडी स्टेबल है। कि ऐसा नहीं कि वो पूरा का पूरा उसको रजिस्ट्री नहीं कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन पूरा के पूरा इसको दे नहीं दिया, शेयरिंग किया है। क्लियर है कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। शायद आज क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इसके प्रेजेंटेशन पे। ओके, ये है मेरा प्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड। देखिएगा इसके प्रेजेंटेशन को, यहाँ देखिए, जो लोन पेयर दे रहा था उसको हमने क्या नाम दिया, डोनर, जो लिया उसको एक्सेप्टर। तो देखिएगा या तो ये एरो मिलेगा, हमें पता है जो देता है इलेक्ट्रॉन देने पे कैसा चार्ज आता है, प्लस, और लेने पे माइनस, यानी सिंगल। यहाँ पे देखिएगा, अब इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जगह ये वाला जो है ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है, ये दिखा करके और क्या करते हैं, एक डोनर पे प्लस और एक्सेप्टर पे माइनस। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन दिया है तो यहाँ क्या हो गया, प्लस। क्लियर है। अगर यहाँ देखो, अगर डोनर के पास वैकेंट और वाइटल है, ये मेन चीज है, ये याद रखिएगा। अगर कहता है व्हेन डोनर एटम हैविंग वैकेंट और वाइटल, अगर खाली जगह यहाँ पर है तो होगा क्या, गौर से देखो, ये तो एक सिंगल कोवैलेंट बन गया, आपको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो सुन लीजिए। चूंकि यहाँ कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और यहाँ निगेटिव, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर ये इसको फिर से रिटर्न, अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर देता है तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक और बॉन्ड बनेगा। लेकिन तभी पॉसिबल है जब इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने का जगह होगा। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पे ये क्या बना लेगा, मेरा डबल कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पे ये जो प्रेजेंटेशन है ये मेरा, ये क्या है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये याद रखिएगा, ये वहीं पे प्रेजेंटेशन होता है जहाँ पे वैकेंट और वाइटल होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ देखिए एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक O3 का एग्जाम्पल, ओजोन मॉलिक्यूल है। गौर से देखो, यहाँ एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, हमें पता है कि ऑक्सीजन के बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन। तो गौर से देखो, ये 2 बना लिया किसके साथ, 2 बॉन्ड बना लिया किसके साथ, एक ऑक्सीजन के साथ। अभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचे हुए हैं, 4। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन कितने बचे होंगे, 4। अब एक बगल में एक और ऑक्सीजन आया, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। गौर से देखो, यहाँ 6 है और यहाँ पे लोन पेयर 2 है, एक लोन पेयर इसको शेयर करने के लिए देगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसका पहले से ऑक्टेट पूरा है। अब हम इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, गौर से देखो, यहाँ देखना, ऑक्सीजन की बात हुई, यहाँ डबल बॉन्ड था। चूंकि देखो ये, चूंकि इसको अपना इलेक्ट्रॉन दिया है तो देने वाले पे कैसा सिखाया था हमने, अभी अभी बोला था, देने वाले पे प्लस और लेने वाले पे माइनस। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा। कहोगे क्यों नहीं होगा सर, तो यहाँ पे वैकेंट और वाइटल मेरा नहीं है। कहोगे कैसे नहीं है, देखो यहाँ ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना, 8। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हो तो 1s2, 2s2, 2p,
गौर से देखो 8 है तो 2p 4, और आपको पता होना चाहिए 2 में d नहीं होता है, 2 में d नहीं होता है। तो ऑफ कोर्स जब 2p 4 है, गौर से देखो 2p 4 है और p4 का कंडीशन है, यहाँ देखिएगा p4 का कंडीशन है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और p में यहाँ पे 1 2 3 और 4, यही 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे जो कि यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया, और ये जो 2 लोन पेयर थे वो 2 लोन पेयर यहाँ पे मैंने दिखाया था, 1 लोन पेयर इसको दे दिया। इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, यही कारण है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड से प्रेजेंटेशन नहीं होता है। देखिए ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, अच्छे लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं। तो आप अगर मेरे से पढ़ रहे हो, मेरे से सीख रहे हो, तो एकदम आज ये कंसेप्ट क्लियर कर लो। यहाँ डबल बॉन्ड तभी आएगा कोऑर्डिनेट के केस में जब यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल होगा। चलिए एक हम वो भी एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम जैसे SO2। चलिए SO2 के जगह हम SO2 या SO3 जो भी लेना है ले लो, SO2 ही लेते हैं। चलिए SO2 में सबसे पहले देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 10 और 3p4। देखो थर्ड जब सेल यूज होता है तो वहाँ 3d होगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये परा हुआ रहेगा लेकिन होगा। आपको पता होना चाहिए कि पहला में केवल S होता है, दूसरा में S और P होता है, तीसरा में S P और D होता है। फोर्थ सेल की बात करोगे तो 4S 4P 4D और 4F भी होता है। तो तीसरा से D शुरू हुआ, दूसरा में D नहीं है, पहला में तो P भी नहीं है। ये आपको क्वांटम नंबर से क्लियर होता है कि किस सेल में कितना सब सेल होता है, वो बाद की बात जब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे तो क्लियर करेंगे। अभी हम आपको यहाँ बॉन्डिंग स्टार्ट किए हैं तो इसको पहले क्लियर कर दें। चलिए यहाँ ये उतना हम समझते हैं कि उतना कंसेप्ट आपके पास होगा, चूँकि मैंने क्लासेस में वो सब चीज़ पढ़ा रखे हैं। चलिए अब यहाँ पे आइए, हमने क्या बताया, अगर तीसरा सेल आया तो यहाँ 3D होगा, यानी इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल इज प्रेजेंट, यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट है, अब देखना यहाँ तो क्या होगा, यहाँ पे ये गौर से देखो 3s 3p और यहाँ 3d भी अवेलेबल है। d में कितना घर होता है 5, p में 3 और 3s 3p 3d। होगा क्या, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ मेरा 4 इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा अनपेयर्ड है। अब देखो क्या होगा, चूंकि यहाँ पे इसको कितना बॉन्ड बनाना पड़ेगा 4, चूंकि 2 एक तरफ 2 एक तरफ, 4 कैसे बनाएगा, ये यहाँ जाके एक्साइटेड स्टेट में मैं डायरेक्ट दिखा देता हूँ, ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट में यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ पे अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और एक क्या दिखाई दे रहा है लोन पेयर। देखो कैसे, बोलो सल्फर के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है 6, टोटल ये बाहर वाला कितना इलेक्ट्रॉन है 6। गौर से देखना यहाँ पे, चूंकि ये इसका नॉर्मल वैलेंसी होता है 2, तो एक ऑक्सीजन के साथ ये क्या बना लिया, एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लिए। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बचे हुए थे। अब 4 इलेक्ट्रॉन जो ये यहाँ पे हमने लोन पेयर दिखाया था, अब गौर से देखो क्या होगा कि एक ऑक्सीजन जैसे ही बगल में आया तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, इस ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको जैसे ही डोनेट किया, अब हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, यहाँ सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड, एक यहाँ पे और लोन पेयर है, उसका भी हमको ज़रूरत नहीं है। बोलो डोनर पे कैसा प्लस और एक्सेप्टर पे कैसा माइनस, हो गया। अब चूंकि यहाँ देखो यहाँ d ऑर्बिटल अवेलेबल है, ये इलेक्ट्रॉन को ये वापस ले सकता है, जैसे ही लेगा क्या हो जाएगा, गौर से देखो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, इस पे एक लोन पेयर ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो ये डबल बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड एज ए डबल बॉन्ड का प्रेजेंटेशन तब होता है, इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड का डबल बॉन्ड का प्रेजेंटेशन तब होता है जब, याद रखोगे, डोनर पे, एक्सेप्टर पे नहीं, डोनर में क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल। कंसेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे कि जो मेरा जितना भी एक्सेप्शंस हैं, जैसे ऑड इलेक्ट्रॉन या फिर
आपका जहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट होता है या फिर डिफिशेंसी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशेंसी रह जाती है, तो ये सब क्या है, एक्सेप्शंस हैं ऑक्टेट के, ऑक्टेट थ्योरी के, तो वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। और एक्सपेंशन आखिर क्यों होता है उसका भी जो थ्योरी दिया गया था वो भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का। अगर नहीं क्लियर होता है वीडियो पॉज कीजिए, वीडियो आप पीछे जाइए, वीडियो 2 बार देखिए, क्लियर कीजिए कंसेप्ट को, और कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।